हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की। और भारतीय न्याय संहिता में कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, इसकी बात नहीं करने वाले। इसकी बात तो करेंगे ही, पर साथ में ऐसी चीजें की जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पहली बार भारतीय न्याय संहिता को पढ़ रहे हो या तो फिर पढ़ने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। और अगर आपको पता भी है कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, तो भी मुझे लगता है कि ये वीडियो में आप कुछ और चीजें भी समझेंगे, तो आप एक बार देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की। तो लॉ की दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। पर हम आज बात करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ की। तो क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है क्राइम की। क्यों क्राइम की? क्योंकि ये क्राइम पे ही बेस्ड है पूरा लॉ। तो जब हम क्राइम की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि क्राइम क्या है, आखिर क्राइम है क्या। क्योंकि रोज बरोज तो हमारी लाइफ में क्राइम होता ही है। तो हम अभी देखते हैं क्राइम को। तो क्राइम का सीधा ये मतलब है कि अगर कोई इंसान कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, या तो फिर वो क्या कर रहा है, इलीगल ओमिशन कर रहा है। अभी एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, इस पे हम नहीं जाते। वो सब कुछ भी हम समझेंगे आराम से, धीरे धीरे करके। तो कोई इंसान इलीगल एक्ट या ओमिशन कर रहा है और उसको स्टेट पनिश कर रही है, तो वो बन जाएगा क्राइम। मतलब कि अगर हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि ये चीज प्रोहिबिटेड है, और अगर आप वही चीज करते हो, तो वो बन जाएगी क्राइम। मतलब कि बीएनएस में लिखा है कि चलो भाई चोरी करनी है, मतलब कि थेफ्ट करना है, ये क्राइम है। और थेफ्ट करोगे तो अपनों को इतनी साल की सजा होगी। और अगर आप थेफ्ट करते पाए जाते हो, तो आपको क्या बोलेंगे हम, क्रिमिनल। और ऐसे ही क्या होगा कि जो भी क्रिमिनल बोलेंगे, मतलब कि क्राइम आएगा, यहाँ से ही आएगा बीएनएस, और यहीं से ही सारी चीजें स्टार्ट होगी। तो हम सबसे पहले ये तो समझ लिया, पर हम अभी ये समझते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्राइम में होता क्या है। तो क्राइम में ये चार चीजें होती है, जो कि हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चार चीजें हमने नहीं समझी, तो फिर क्या है कि क्राइम तो इसके बाहर ही जाएगा। अभी क्राइम में ये चार चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार कौन सी चीजें हैं, तो ये चार कौन सी चीजें हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्राइम की चार चीजों के बारे में। तो एक है ह्यूमन बीइंग। बेसिकली ये एसेंशियल्स है क्राइम के। एक है ह्यूमन बीइंग, एक है एक्टस रिया, एक है मेंस रिया, और एक है इंजुरी। अभी ये चार चीज क्या है, थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि भाई ह्यूमन बीइंग, मतलब कि क्राइम में ये चार चीजें होनी चाहिए, और सबसे पहला होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग। मतलब कि ये जो क्राइम है वो किसी इंसान ने किया होना चाहिए। देखो, आपको भी पता है कि जंगल में शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, और बहुत जंगली जानवर भी रहते हैं। अभी वो लोग तो रोज क्राइम करते हैं। मतलब इस दुनिया में दो लोग रहते हैं, एक इंसान और एक प्राणी, मतलब कि एक एनिमल। अभी एनिमल भी तो क्राइम करता ही है। मतलब वैसे देखा जाए तो भाई चलो, एक शेर ने किसी हिरन को मार दिया, तो वो तो क्राइम ही है। तो क्या हम शेर को जेल में डाल देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे पहला एसेंशियल ही यही है कि ये जो क्राइम है वो किसी ह्यूमन के द्वारा किया होना चाहिए। और सिंह, या हम जब शेर की बात करते हैं, हम जब चीते की बात करते हैं, तो वो इंसान नहीं है। अभी आप हमको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान है कि नहीं है? तो जब हम बीएनएस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बीएनएस आती है, तो बीएनएस की जब हम सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है, क्लॉज 2, उसमें एनिमल की बात है। और वहां पे क्या लिखा है कि जो भी एनिमल है, मतलब कि जो भी इंसान नहीं है, जो भी ह्यूमन नहीं है और लिविंग क्रिएचर है, वो सारे के सारे जाएंगे एनिमल की कैटेगरी में। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि भाई इंसान के अलावा सारे के सारे लोग एनिमल है। तो एक तो हमको ये पता चल गया कि एनिमल कौन है। फिर हमको ये भी पता चल गया कि भाई हम एनिमल पर कोई पर क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। मतलब कि सिंह ने हिरन को मार दिया, तो हिरन की फैमिली वाले भाई सिंह पे केस नहीं कर सकते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्राइम में ये दो चीजें होनी ही, मतलब कि होनी ही चाहिए। एक है एक्टस रिया और एक है मेंस रिया। अभी एक्टस रिया और मेंस रिया किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा ये समझते हैं। एक्टस रिया का क्या मतलब है कि आपने कोई एक्ट किया होना चाहिए जो कि गिल्टी एक्ट होना चाहिए। और मेंजरिया की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए। अभी गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो मान लो कि ये ए है, और ए को क्या करना है कि बी को मारना है, मतलब कि बी का मर्डर करना है। अभी ए क्या करेगा, सबसे पहले ये सोचेगा कि साले बी को टपकाते हैं। तो इसने सोच लिया, मतलब क्या होगा, इसका इंटेंशन आ गया यहाँ पे। और कौन सा इंटेंशन आ गया, मतलब कौन सा माइंड आ गया, गिल्टी माइंड आ गया। और गिल्टी माइंड का क्या मतलब है, गिल्टी माइंड का मतलब है मेंस रिया। तो ए ने क्या सोचा कि चलो भाई जाके बी को मार डालते हैं। ए का क्या हो गया, इंटेंशन हो गया। तो क्या सिर्फ ए ने सोचा, उस हिसाब से क्या हम इसको पनिशमेंट दे देंगे?
मतलब कि सोचने में तो बहुत कुछ सोचते हैं लोग, तो यही ज़रूरी नहीं है। अभी ए क्या करेगा कि भई ए ने नक्की कर लिया कि कैसे करना है, कैसे मारना है, और फिर इसने क्या किया कि डायरेक्ट ही जाके बी को गोली से मार दिया, मतलब बंदूक की गोली से मार दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्ट किया ए ने, मारने का क्या किया, एक्ट किया। तो हमने यहाँ पे भी समझा था कि कोई एक्ट करता है या तो ओमिशन करता है जो कि इल्लीगल है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, इल्लीगल एक्ट किया। बी को मारने के लिए उसने क्या किया कि भाई गोली चलाई, और क्या उसका काम था गोली चलाना? उसका काम तो नहीं था, क्योंकि वो पुलिस में नहीं था, वो कुछ आर्मी में नहीं था, या तो उसने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, या तो फिर उसने सेल्फ डिफेंस में कोई काम नहीं किया। तो इसकी वजह से हम क्या मानेंगे कि भाई ए का एक्ट भी बुरा था और उसका माइंड भी बुरा था, तो ए को हम देंगे मर्डर की सजा। अभी मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड दोनों अलग अलग होते हैं, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम क्योंकि आराम से ही चलने वाले हैं। तो ए की हम जैसे बात करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे ए बन गया हमारे लिए प्रॉपर क्रिमिनल। अभी हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि ए नाम का एक इंसान है जो कि सिर्फ 6 साल का है, और उसने क्या किया कि बी को जहर दे दिया। अभी ए 6 साल का है, तो 6 साल का होने की वजह से ये बच जाएगा। अभी ये क्यों बच जाएगा? क्योंकि बीएनएस के एक चैप्टर के एक सेक्शन में लिखा है कि भाई कोई भी इंसान, मतलब कि कोई भी बच्चा कि जो 7 साल से कम की एज का हो और वो कुछ भी करता है, मतलब कि कुछ भी कांड करता है, तो वो बच जाएगा, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो यहाँ पे क्यों बच गया ये? क्योंकि भले ही इसने एक्ट बुरा किया, क्योंकि इसका एक्ट तो बुरा था ही, मतलब कि ये 6 साल के बच्चे ने किसी को जहर दे दिया, तो उसका एक्ट तो भले ही बुरा था, पर उसका माइंड बुरा नहीं था। अभी हमको कैसे पता कि उसका माइंड बुरा था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि 6 साल का बच्चा कुछ सोच ही नहीं सकता ऐसा, और 6 साल का बच्चा ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई ये कोई क्राइम नहीं कर सकता। क्यों क्राइम नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे मेंस रिया नहीं है, मतलब कि गिल्टी माइंड नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंजुरी की। अभी और भी एक एग्जांपल समझ ले एक्टस रिया और मेंस रिया का। जैसे कि मेरे कुछ ही दोस्त ने मुझे शराब पिला दी और मैंने शराब के नशे में जाके किसी को मार दिया। तो ये क्या हुआ कि मेरा मेंस रिया नहीं था उसको मारने का, पर मैंने क्या किया कि सिर्फ एक्ट किया उसको मारने का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। तो ये भी क्या होगा कि जनरल एक्सेप्शन में जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंजुरी की। तो इंजुरी का क्या मतलब होता है कि किसी को हम मारते हैं तो उसको इंजुरी तो होती है उसकी बॉडी में। बेसिकली हम इंजुरी की जब बात करते हैं तो हमको क्या लगता है कि सिर्फ बॉडी में इंजुरी हो सकती है, पर अब जब हम लॉ की बात करते हैं तो सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी इंजुरी हो सकती है, रेप्यूटेशन में भी इंजुरी हो सकती है, और प्रॉपर्टी में भी इंजुरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमको याद रख के चलनी है। अभी हमने 4 चीजें समझ ली कि क्राइम में कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए ह्यूमन बीइंग, मतलब कि किसी इंसान के द्वारा क्राइम होना चाहिए। दूसरी होनी चाहिए एक्टस रिया और मेंस रिया। अगर ये दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो वो जनरल एक्सेप्शन में जाएगा और वो इंसान ऐसे ही बच जाएगा। फिर लास्ट क्या होना चाहिए? इंजुरी होनी चाहिए, मतलब कि हमने किसी को मार दिया। किसी को मार दिया तो क्या होगा? एक्टस रिया भी था, मेंस रिया भी था, किसी को मार दिया तो उसको इंजुरी भी थी और इंसान भी हम थे। तो ये चारों की चारों चीजें अप्लाई होती है। तो कुछ भी हो, कोई भी क्राइम हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये चारों चीजें अप्लाई होती है कि नहीं होती। अगर ये चारों चीजों में से कोई एक अप्लाई नहीं होता तो फिर वो गया, मतलब कि वो इंसान नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, या तो फिर एक्टस रिया मेंस रिया नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, या तो इंजुरी नहीं हुई तो वो क्राइम नहीं है। तो हमको ये 4 चीजें बेसिकली लेके चलनी है। अभी आपको लगेगा कि ये रेपुटेशन में कैसे इंजुरी होती है, तो जब हम डेफेमेशन की बात करते हैं तो रेपुटेशन में इंजुरी होती है, और माइंड की इंजुरी भी हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हम एक्टस रिया और मेंस रिया को और भी ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि हम अभी बेसिक ओवरव्यू समझ रहे हैं। अभी क्राइम में और भी 4 चीजें हैं, वैसे तो मैंने 4 पहले ही बता दी, अभी एक और 4 भी सुन लो। तो ये इस 4 में क्या होता है कि ये यहाँ पे स्टेज होता है, मतलब कि कोई क्राइम ऐसे ही नहीं हो जाता ना, मतलब कोई मुंह उठा के क्राइम नहीं कर देता, वो कुछ सोचता है, कुछ प्लानिंग करता है, और फिर कुछ चरण में जाके वो क्राइम करता है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप करता है। मतलब डायरेक्टली किसी को मारने में मजा नहीं है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप किसी को मारेंगे। तो कैसे वो होते हैं स्टेप, तो वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे ही 4 फिर से बना देते हैं। 4 स्टेप होते हैं। मेरे हैंड राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम स्टेप की बात करते हैं तो वो होता है इंटेंशन। मतलब देखो, वैसे तो हमने फॉर स्टेज ऑफ क्राइम के एक वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं, पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार और अच्छे से। तो हम इंटेंशन की बात करते हैं तो देखो कि मुझे शायद क्राइम करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मुझे क्राइम करना है, क्योंकि ऐसे तो मैं क्राइम करूंगा नहीं। सबसे पहले तो मेरे माइंड में ही आएगा कि मुझे कुछ करना है कि मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे कुछ क्राइम करना है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा इंटेंशन बन गया क्राइम करने के लिए। अभी
मुझे क्या है कि भाई मैं ए हूँ और मुझे मेरे दुश्मन बी को मारना है। अभी क्या करेगा ये ए, ये सबसे पहले सोचेगा, तो इसने क्या बना लिया, इंटेंशन बना लिया। अभी ये डिसाइड करेगा कि उसको बी को कैसे मारना है, मतलब कि उसको जहर देके मारना है, या नदी में से धक्का दे देना है, या तो फिर कुएं में धक्का दे देना है, उसके घर में सांप छोड़ देना है कि वो सांप उसको काट के वो मर जाए, या तो ऐसा कुछ करना है, या तो जाके डायरेक्टली उसको गन से मार देना है, या तो फिर उसको सर पे लकड़ी मारनी है, उसको ग्रीवियस हर्ट करके मारना है, उसको तड़पा तड़पा के मारना है, कैसे मारना है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारा क्राइम का स्टेज 2 आ गया, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि हम सोचते हैं, यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं सारी की सारी कि उसको मारना कैसे, उसको टपकाना है कैसे। फिर हमने प्रिपरेशन तो कर दी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि शायद चलो फिर मैं सोचूं कि रहने दो, नहीं मारते। ये भी तो हो सकता है। पर चलो हमने प्रिपरेशन भी नहीं की, हमने प्रिपरेशन हमारी खत्म कर ली और हमने सोचा कि चलो मारना ही है, तो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा क्राइम का स्टेज 3 क्या हो गया, अटेम्प्ट। अभी ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी कोई मर जाएगा, तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। अभी ट्राई में भी दो चीज हो सकती है, या तो फिर वो मर सकता है या तो नहीं मर सकता। अगर वो मर गया तो क्या होगा कि भी हमारा जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुली डन हो गया। इसका मतलब है कि हमारे क्राइम का कमीशन हो गया। तो हाँ, यहाँ पे हमारी 4 चीजें कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने इंटेंशन किया, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट और फिर कमीशन। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें याद रखनी है। अब अगर आपको ये 4 चीजें डिटेल में समझनी है तो हमने एक वीडियो बनाई है, वहां पे जाके आप देख लेना। याद नहीं देखोगे तो भी आपको पता तो चल गया कि ये 4 चीजें हैं। अभी थोड़ा ज्यादा हम बीएनएस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये वाली डेट्स आप ठीक से देख लो, क्योंकि यही डेट्स आपको काम में आने वाली है। अभी ये डेट कैसे काम में आने वाली है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक्ट होता है, मतलब ऐसे ही नहीं बन जाता, वो उसके लिए बिल लाना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट की साइन करवानी पड़ती है। हमने एक वीडियो बनाया था कि कानून कैसे बनता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अभी ये बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। तो अमित शाह जो हमारे थे, तो अमित शाह 2023 को एक बिल लेके आए। अभी उस बिल में क्या था कि यहाँ पे सारे के सारे जो क्रिमिनल लॉ थे उसको अमेंड करना था। अभी कौन से क्रिमिनल लॉ थे तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले था हमारा आईपीसी, फिर सीआरपीसी, और फिर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हमारे लॉ थे। तो इसको हमको अमेंड करना था और इसकी जगह पे हमको लाने थे नए लॉ। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने लाए बिल। अभी बिल कहाँ पे लाए, कैसे लाए, तो वो सारी प्रोसेस हम थोड़ी बेसिक में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो 12 दिसंबर था, यहाँ पे हमने बिल लाया लोकसभा में। देखो, जैसे ही हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, या तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज होती है, लोकसभा और राज्यसभा। और हमको क्या करना पड़ता है कि एक बिल पहले जो लोकसभा में गया, तो यहाँ से पास करवा के हमको राज्यसभा में भेजना पड़ता है, या तो फिर राज्यसभा में आया तो यहाँ से पास करके लोकसभा में भेजना पड़ता है। मतलब कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पास करके भेजना पड़ता है। और फिर दोनों ने पास कर लिया तो हमारा, हमको ये भी पता है कि पार्लियामेंट में 3 चीजें होती है, एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा, और दूसरी भी एक चीज होता है वो कि हमारे प्रेसिडेंट खुद। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 12 दिसंबर को लोकसभा में बिल लाया गया। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ, हुल्लड़ दुल्लड़ हुई, क्योंकि आपको भी पता है लोकसभा में क्या क्या होता रहता है। तो फिर क्या हुआ कि 20 दिसंबर को हमारी सरकार ने, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो जिसको हम भारत सरकार बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया। अभी विड्रॉ क्यों किया, क्योंकि लाना तो था ही लॉ, तो विड्रॉ इसलिए किया कि कुछ माइनर कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वो विड्रॉ कर लिया। और फिर उसी दिन, मतलब कि 20 दिसंबर को विड्रॉ किया और 20 दिसंबर को फिर से वापस दूसरा बिल ला दिया, अमेंडमेंट बिल सेकंड, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल सेकंड। और वहां पे क्या किया, यहाँ पे वापस इस बिल को ला दिया लोकसभा में और उसी दिन इसको भी पास करवा लिया। अभी जैसे ही ये पास हो गया, ये कहाँ पे गया, राज्यसभा में। अभी राज्यसभा में ये कब गया, 20 तारीख से 21 तारीख को राज्यसभा में गया और उसी दिन पास हो गया राज्यसभा से। मतलब देखते हो लॉ कितने फास्ट बनते हैं। मतलब देखो, 12 को चलो रहने दो, फिर यहाँ से तो विड्रॉ कर लिया था 20 को, 20 को लाए, 20 को और 20 को ही पास करवा दिया लोकसभा से। एक दिन बाद, मतलब कि 21 को ही पास करवा दिया राज्यसभा में। और फिर 2 दिन बाद, मतलब कि 21 में 22, 23 और 24, और फिर 25 को तो प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दी। मतलब कितना फास्ट काम होता है, मतलब इतना फास्ट काम तो रोड बोर्ड बनाने में हो तो फिर मजा ही आ जाए। तो मतलब देखो यहाँ पे 12 तो आपको ठीक है याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, 20, 21 और 25 ये चीज याद रखनी है। 20 में लोकसभा था, 21 में राज्यसभा, और 25 में क्या था, हमारे प्रेसिडेंट। तो 25 को, तो 25 दिसंबर को तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है, तो हमको हाईलाइट कर देना चाहिए 25 दिसंबर को। और फिर
ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मतलब प्रेसिडेंट ने साइन कर दी उसी दिन से लागू कर देंगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात है, मतलब सारे वकीलों को पढ़ना पड़ेगा, सारे जज को पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी भी नहीं ला सकते, थोड़ा चेंजेस हो करना पड़ेगा, थोड़ा साइलेंटली इसको लाना पड़ेगा। तो क्या किया कि हमने 1 जुलाई 2024 को क्या किया कि ये कंप्लीटली लागू कर दिया पूरे इंडिया में। तो अब हमारा बीएनएस लागू हो गया और अब हम समझते हैं बीएनएस को। देखो, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। तो हम थोड़ा-सा 2 पार्ट को समझ लेते हैं। तो एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अभी सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे क्राइम कौन से हैं, मतलब कि कौन-कौन से हमारे क्राइम है, फिर उस क्राइम की क्या पनिशमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे लिखी होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। जैसे कि हमारा बीएनएस, क्योंकि बीएनएस में सारी चीज़ें लिखी है। मतलब कि आपको अगर किसी ने कोई कृत्य किया है और वो आपके पास आ गया, तो आपको सबसे पहले अपनी बीएनएस खोलनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसने क्या किया है, वो किस सेक्शन में, फिर वो किस सेक्शन में वो पता चल गया, फिर देखना पड़ेगा कि उसकी क्या पनिशमेंट है। तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इसीलिए हमारे पास बीएनएस है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि चलो इतनी तो बात होती नहीं है, क्यों? हमको ये पता चल गया कि पनिशमेंट क्या है, हमको ये भी पता चल गया कि क्राइम क्या है। पर अभी क्या इतने से ही काम थोड़ी होता है, तो आगे प्रोसीजर भी तो होती है। तो फिर सबसे पहले क्या जाएगा, कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर उस इन्फॉर्मेशन के बाद क्या जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर एफआईआर बनेगी, फिर चार्जशीट होगी, फिर ये वो कोर्ट ड्रामा, मस्ती, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रोसीजर। तो इसके लिए भी कौन सी बुक आती है, तो इसके लिए आती है बीएनएसएस और इसके लिए और भी आता है बीएसए। तो जब हमने बात की थी क्रिमिनल लॉ की, तो यहाँ पे 3 बुक्स बेसिकली होती है, मतलब कि हमारे 3 चीज़ होती है। क्या होता है? बीएनएस, जो कि हम आज सीखने वाले हैं, मतलब कि थोड़ा समझने वाले हैं। लास्ट होता है बीएसए। तो बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए का फुल फॉर्म होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो कि पहले क्या था, वो भी थोड़ी देर के बाद समझेंगे जब हम उस चैप्टर में आएँगे। तो तो अब हमारे पास हमको इतना क्लियर हो गया कि बीएनएस और बीएनएसएस में होता क्या है। तो अब हम समझते हैं थोड़ा ज़्यादा बीएनएस को। अभी हम जब बीएनएस को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि बीएनएस के भी 2 पार्ट होते हैं। तो जैसे ही हम बात करते हैं बीएनएस की, तो बीएनएस में हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। अभी ये 2 कौन से पार्ट होते हैं वो थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जब हम बीएनएस की बात करते हैं, तो बीएनएस में सारे क्राइम्स तो लिखे हुए होते हैं, पर क्राइम्स के अलावा भी और कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे हम बात करते हैं, एक हमारा होता है जनरल पार्ट और दूसरा हमारा होता है ऑफेंसेस वाला पार्ट। तो अभी जनरल पार्ट में क्या है, ऑफेंसेस वाले पार्ट में क्या है, हम थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल पार्ट। तो जनरल पार्ट में हमारे पास होते हैं 5 चैप्टर, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 5 चैप्टर है और बाकी के 15 है हमारे ऑफेंसेस वाले। तो अब हम बात करते हैं कि बीएनएस में टोटल है कितने चैप्टर्स। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है। तो हमारे पास टोटल है 20 चैप्टर्स और 358 हमारे पास है सेक्शंस। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको आर्टिकल्स बोलेंगे और बाकी लॉ में हम बोलेंगे सेक्शन। तो आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे सेक्शन बोली जाएगी, आर्टिकल नहीं बोला जाएगा। फिर यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे जो 5 चैप्टर्स हैं, उस 5 चैप्टर में होता क्या है महत्व का। तो ये कौन से चैप्टर है, पहले तो ये जान लें। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रिलिमिनरी। अभी हम कोई भी लॉ उठा के देख ले तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी तो हमको दिखता ही है। यहाँ पे हमको बेसिक डिटेल दी जाती है इस एक्ट के बारे में, फिर डेफिनेशन और वो सब कुछ दिया जाता है। फिर यहाँ पे 1 से लेके 3 सेक्शन भी है। फिर हम दूसरी बात करते हैं पनिशमेंट की, कि क्या-क्या पनिशमेंट रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 7 प्रकार की पनिशमेंट है। कौन सी है? तो थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक तो फांसी भी है, आपकी मृत्यु दंड भी है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि सबसे बुरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जैसे कि आपको भी पता है कि जल्दी डेथ सेंटेंसेस देते नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या दी जाती है भाई, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है और रिगरस भी दिया जाता है। उसके बाद हमको फाइन भी दिया जाता है, या तो फिर कम्युनिटी सर्विसेज, जो कि नया आया है, याद रखना चाहिए कि कम्युनिटी सर्विसेज पहले आईपीसी में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे बात करें तो जनरल एक्सेप्शन। अगर आपने बीएनएस पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा, या तो फिर आपका फेवरेट पार्ट रहा होगा वो है प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि प्राइवेट डिफेंस सबका फेवरेट होता है, क्योंकि एक कि ये बहुत ईजी है और दूसरा कि ये हमारे बहुत काम का है। अभी ये बहुत काम का क्यों है वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं।
कि प्राइवेट डिफेंस में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब कि किसी का मर्डर भी कर सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बार मर्डर ही कर दो, वहाँ पे कुछ सेक्शंस में बताया गया है कि कब हम किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, तो वो उसको हमको ध्यान में रखते हैं किसी की डेथ कॉज करनी है। ऐसे नहीं है कि हमको मर्डर करने का बोले तो हम कर ही दे, मतलब कि हमारा बचाव करने के लिए हम मर्डर कर सकते हैं। तो लोगों को इसीलिए ये सेक्शन और ये प्राइवेट डिफेंस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, तो वहाँ पे है अबेटमेंट, उसके बाद है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद है अटेम्प्ट। तो ये सारे के सारे एक ही चैप्टर में। अभी अबेटमेंट क्या होता है, जैसे कि दो दोस्त लड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो मेरा दोस्त मुझे आके बोलेगा कि यार मैं तो ना सहता, मार दे जाके, और मैंने जाके सच में उसको मार दिया। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे अबेट किया, मुझे उकसाया कि भाई मैं उसको जाके मार दूं। तो यही सब चीजें होती है अबेटमेंट में, यहाँ ज्यादातर दोस्तों दोस्तों पे ही यहाँ पे लग जाते हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 20 की। यहाँ पे हमने बोला था 5 चैप्टर होता है जनरल पार्ट में। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 20। चैप्टर 20 में क्या है, हमारा रिपील एंड सेविंग है। मतलब कि यहाँ पे हमको बताया गया कि हम आईपीसी को पूरा का पूरा इससे कर देते हैं। मतलब कि आईपीसी चली गई और बीएनएस आ गए। अब थोड़ी ऐसा समझ लेते कि आईपीसी क्या है। तो ऐसा तो है नहीं कि 2023 में बीएनएस आया तो उसके पहले कोई लॉ ही नहीं था, उसके पहले भी तो लॉ था, उसके पहले था आईपीसी। आईपीसी का क्या मतलब है, आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की इसकी किया पिनल की। देखो, इसका हम हिंदी में फुल फॉर्म निकालते हैं तो क्या होगा कि भारतीय दंड संहिता। तो यहाँ पे क्या था, आईपीसी में दंड पे फोकस करते थे, जबकि हम यहाँ पे न्याय पे फोकस करते हैं। मतलब कि हमें सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, मतलब कि नाम में, कि यहाँ पे हम देते थे दंड, मतलब कि यहाँ पे पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस होता था, यहाँ पे हमको फोकस करना है जस्टिस पे। पर सिर्फ बोलने से ही जस्टिस पे फोकस नहीं होता, इसके लिए हमको ऐसा काम भी करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जाने देते। अभी ये आईपीसी कौन लाया था, तो ये आईपीसी लाए थे अंग्रेजों। मतलब कि ये हमारे देश पे राज कर रहे थे और हमको भी लॉ की जरूरत थी, तो तभी इन्होंने क्रिमिनल लॉ लाया। तो यहाँ पे थोड़ी मेजर मिस्टेक ये हो गई कि क्रिमिनल लॉ तो ला दिया पर सिविल लॉ नहीं ला पाए। तो क्या हुआ कि सबके अलग अलग सिविल लॉ हो गए, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, मतलब सबके अलग अलग सिविल लॉ हो गए। मतलब सिविल लॉ में क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है हमारा प्रॉपर्टी, फिर मैरिज, फिर डाइवोर्स, फिर विल वसीयतनामा, ये वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। और एक और भी चीज होती है कि जैसे कि हम को किसी को अडॉप्ट करना है, तो ये सारी चीजें हमारी सिविल लॉ में आ जाती है। तो सिविल लॉ चेंज नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा कि भाई हिंदुओं का भी सिविल लॉ अलग है, मुस्लिम का भी अलग है, क्योंकि मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं। ये सारी बात तो आपको पता होगी, नहीं तो हम फैमिली लॉ में जब जाएंगे तब आपको बता देंगे। तो यहाँ पे इतनी बेसिकली चीज होती है। अभी हम महत्व की बात करते हैं कि क्या हुआ कि अंग्रेज तो हमारे यहाँ पे लॉ ला दिया, पर अंग्रेजों क्या है कि यहाँ पे उन्होंने जो फोकस किया था वो ज्यादा फोकस किया था स्टेट के विरुद्ध जो ऑफेंसेस है उस पे, जबकि हमने यहाँ पे फोकस किया वुमन पे, या तो फिर ऑफेंस अगेंस्ट जो भी मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड बोल दो, ग्रीवियस हर्ट बोल दो, तो ये सारी चीज पे तो हमने इस सारी चीज को आगे लाया। तो ऐसे हमने किसी और को प्रायोरिटी दी, उन्होंने किसी और को दी थी। तो ऐसे ही बातें चलती रहती है, पर बेसिकली ये बात है कि बातें तो वही है, कुछ चीज़ों को चेंज किया है, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट हम लाए हैं, कम्युनिटी सर्विसेज लाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें लाई है, कुछ चीज़ें हमने छोड़ी है। तो जैसे कि महत्व की बात है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, एक तो सेडिशन, तो हमने सेडिशन की जगह पे ला दिया 152। तो ये सब क्या है हम सब डिटेल में समझेंगे, पर अभी जस्ट इसी की बात नहीं हो रही। तो ऐसे ही हमने आईपीसी को चेंज करके ला दिया बीएनएस। तो हम बीएनएस के एक पार्ट को तो समझ गए, उसका नाम है जनरल पार्ट। अभी हम बात करते हैं ऑफेंसेस की, तो ऑफेंसेस में कौन से पार्ट आते हैं, तो हम थोड़ा बीएनएस में जाके देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि आपको भी थोड़ा बीएनएस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलो, अभी मेरे पास है बीएनएस, ऐसी दिखती है, तो देख लो एक बार आराम से। फिर अब हम बात करते हैं बीएनएस की। तो यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ चार्ट वार्ट लिए हुए हैं, पर हम यहाँ पे आते नहीं है, हमारा जो काम है वो समझने का हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो चैप्टर 1 है वो जनरल पार्ट में आएगा, चैप्टर 2 जो कि पनिशमेंट है वो भी जनरल में आएगा, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन भी जनरल में आएगा, चैप्टर 4 जो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट था वो भी जनरल में आएगा। फिर यहाँ से इंडिविजुअल स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने बात की थी वर्ड पे कि दो चीजें होती है, ऑफेंस की बात होती है। तो ऑफेंस में भी दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं पब्लिक के साइड का और एक होता है इंडिविजुअल का। तो हमको ये दो चीजें याद रखनी है, एक पब्लिक वाली और एक इंडिविजुअल वाली। तो ये क्या है कि ये एक इंसान को कर सकते हैं हम, जैसे कि
ऑफेंस अगेंस्ट वुमन और चाइल्ड, मतलब कि रेप हो गया या तो रेप की और पनिशमेंट हो गई, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, वोयरिज्म हो गया, तो ये सारी इंडिविजुअल को हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये ऑफेंसेस है। फिर बात करें हम यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के लगते जितने भी रिलेटेड उससे ऑफेंसेस है वो भी सारे इंडिविजुअल है। फिर हम बात करते हैं जब और ऑफेंस की, मतलब कि अब हमारे पास जितने भी ऑफेंसेस आएंगे वो सारे के सारे ऑफेंस हो गए पब्लिक के सामने। तो जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया कि वो किसी एक पे नहीं कर सकते, वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट मतलब कि पूरी पब्लिक के साइड चला जाएगा। फिर ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी और एयरफोर्स की बात ले लो, या तो फिर हम जब आप बात करते हैं इलेक्शन की, या तो फिर बात करते हैं हम काउंटर फिटिंग की, मतलब कि करेंसी की, नोट्स की, बैंक नोट्स की, गवर्नमेंट स्टैम्प की, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, ये पब्लिक में आ जाएगी। फिर पब्लिक ट्रंक्विलिटी आ गया, जहाँ पे हम क्या समझेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, दंगा फसाद क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे समझने को मिलेगी। फिर जब हम बात कर देंगे ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट, कि ये जो जाहिर नौकर है वो कुछ कांड कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पब्लिक में आएगी। फिर हम बात करते हैं जब कि कोई इनसे मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट करता है, तो इस ऑफेंस की भी यहाँ पे बात हो जाएगी, जो कि पब्लिक रिलेटेड है। फिर पब्लिक जस्टिस की बात हो जाएगी। फिर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, और उसके बाद जो रिलीजन का ऑफेंस है उसकी बात हो जाएगी। फिर हम चले जाएंगे वापस एक व्यक्ति के सामने जो ऑफेंस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि थेफ्ट हो गया, या स्नीचिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डेकोइटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किसी एक इंसान के सामने भी हम कर सकते हैं। फिर और क्या आएगा, तो डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ये सारी चीज़ें क्या कि एक इंसान के सामने हो सकती है। फिर हमने बात की थी डेफेमेशन की, या तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन समझ लो, असॉल्ट सॉरी इंसल्ट समझ लो, या सारी चीज़ें क्या क्या हो, तो ये सारी चीज़ों का क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी एक इंसान के हम सामने कर सकते हैं। और फिर हम हमने लास्ट बात की थी रिपील और सेविंग की, जहाँ पे हमने थोड़ा आईपीसी को समझ लिया था। तो यही सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं भारतीय न्याय संहिता में। अभी ये 20 चैप्टर को आप इजीली समझ लो ना एक बार, बाकी हम समझ लेंगे कि इसको मेमोराइज कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में।